गुड इवनिंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि आपका जो जेट का एग्ज़ाम है वो अगले मंथ यानी कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड संडे को हो सकता है। संभावना पूरी है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। और केमिस्ट्री के चक्कर में ज़्यादा नहीं उलझना है। हाँ ठीक है, जितना आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहिए। अब ज़्यादा आप केमिस्ट्री में उलझोगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर जो आपने दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा है वो भी आप भूल सकते हो। इसलिए जितना पढ़ लिया उसका अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 20 दिन बचे हैं अच्छी तैयारी के साथ साथ अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा। और एक बात और है, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। फिर शुरू करेंगे हमारा रोमांचक सफ़र। देखेंगे आज किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। तो एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। लिंक शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुकंदर की जड़ का रंग किस कारण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, चुकंदर की जड़ का रंग किस कारण होता है। आप सब लोग जानते हो चुकंदर मिट्टी के अंदर लगता है। चुकंदर जो फल होता है वो उसका जड़ वाला भाग ही होता है। चुकंदर जो हम खाते हैं वो उसके जड़ वाला भाग ही होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चुकंदर की जड़ का रंग या फिर चुकंदर का रंग, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंथोसाइनिन, बी है रेनिन, सी है कोलोपिन और डी है लाइकोपिन। जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चुकंदर की जड़ का रंग बताना है आपको। चुकंदर जो होती है वो फल का या पौधे का जड़ वाला भाग होता है जिसको हम खाते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। चुकंदर का जो रंग होता है, चुकंदर का रंग एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट या एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। समझ में आ गया आपको। अब ध्यान रखना, एंथोसाइनिन के कारण ही चुकंदर का रंग होता है। बैंगनी से लाल कलर का होता है। बैंगनी कलर का नहीं होता है, ज़्यादा लाल कलर का होता है। और वो लाल कलर का जो पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनिन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है, जड़, तना, फूल, पत्ती। तो आपको जवाब देना है चुकंदर पौधे का जड़ वाला भाग होता है। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग होता है, चुकंदर पौधे का जड़ वाला भाग होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। और चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ पर है, श्री गंगानगर में स्थित है। ये सवाल आपसे एग्रीकल्चर सेगमेंट में पूछा जा सकता है कि चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है। तो जवाब देना है श्री गंगानगर, राजस्थान। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन समझना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन पूछा गया है, रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है डिक्सन, बी है जोली, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब सबसे पहले आपको समझना है रसारोहण क्या होता है। रसारोहण और उसका सहसंयोजन सिद्धांत क्या होता है। सहसंयोजनवाद सिद्धांत, रसारोहण का मतलब होता है पोषक तत्वों और जल का नीचे से ऊपर की ओर गति करना। ये गति कहाँ पर होती है, ये पौधे के जाइलम और फ्लोएम वाले भाग में होती है। पौधों को तने के द्वारा और पौधे के जाइलम या फ्लोएम वाले भागों के द्वारा पोषक तत्व और पोषक तत्वों के साथ साथ जो जल को उपलब्ध करवाया जाता है जड़ों के माध्यम से तने के द्वारा होते हुए संपूर्ण पौधे के संपूर्ण भाग में, वो क्या कहलाता है, वो रसारोहण कहलाता है। और उसी का एक सहसंयोजन सिद्धांत दिया था जो वैज्ञानिक थे डिक्सन और जोली। दो वैज्ञानिक थे डिक्सन और जोली, उन्होंने रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो रसारोहण होता है उसका मुख्य जो मार्ग अगर पूछ लिया जाए कि रसारोहण का मुख्य मार्ग क्या होता है, तो उसका जवाब देना है आपको जाइलम। फ्लोएम में नहीं होता है, जाइलम में ही होता है मुख्य। ठीक है, तो रसारोहण का मार्ग अगर पूछ लिया जाए तो मार्ग का जवाब देना है जाइलम में होता है। वैज्ञानिक पूछ ले तो वैज्ञानिक का जवाब देना है डिक्सन और जोली। अगर आपसे पूछ ले कि रसारोहण क्या है या रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत क्या है, तो इसमें आपको जवाब देना है कि इसमें जल के अणुओं के बीच में
क्या होता है, एक विशेष प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण जल के अणु नीचे से ऊपर की ओर यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करते हैं और पौधे के संपूर्ण भाग में जाइलम के द्वारा जल को पहुंचाया जाता है। इससे रिलेटेड ये सिद्धांत है। हालांकि ये सिद्धांत थोड़ा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो बहुत थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी आउटलाइन दी है कि ये क्या हो सकता है सिद्धांत। तो ये सिद्धांत सीधा सीधा ये है कि जल के जो अणु होते हैं उनके बीच में तनाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है और उसका जो मार्ग होता है वो जाइलम होता है। और इस सिद्धांत को सबसे पहले डिक्सन और जोली नामक साइंटिस्ट ने समझाया था। क्लियर है इतना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणसूत्र में। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, गुणसूत्र में जीन से जीन के बीच की दूरी मापने हेतु कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में जीन, अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जीन कहाँ पर होते हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि जीन कहाँ पर होते हैं। जीन कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। जीन कहाँ पर होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है उसमें जीन, विभिन्न प्रकार के जीन लगे होते हैं और इन जीन से जीन की दूरी को मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फर्मी। इससे पहले जब एक क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि जो अणु होता है या परमाणु होता है उसकी त्रिज्या या व्यास को मापने के लिए मर्फी का इस्तेमाल, तो मर्फी नहीं था वो फर्मी था, मिसप्रिंट हो गया था, वहाँ पर मैंने बोल भी गलत दिया था तो उसको मैं सुधार रहा हूँ। वो मर्फी नहीं होता है, वो फर्मी होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर गुणसूत्र में जीन से जीन की दूरी मापने के लिए फर्मी का इस्तेमाल, तो आप सब लोगों को पता है कि अणु की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या या उसको मापने के लिए फर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी है सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्र में जो जीन लगे होते हैं उन जीन से जीन के बीच की दूरी जो नापी जाती है वो सेंटीमॉर्गन के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, सेंटीमॉर्गन के द्वारा मापी जाती है। और माइक्रोन आप सब लोगों को पता है कि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु या कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल की जो मापने के लिए जो इकाई होती है वो माइक्रोन होती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है। जवाब आपको देना है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है वो किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा निर्माण, बी है ऊर्जा परिवर्तन, सी है ऊर्जा दहन और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा का निष्कासन करना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है। इसका जवाब जिसने दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला ऊर्जा परिवर्तन बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है, ऊर्जा परिवर्तन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, ऊर्जा परिवर्तन रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस रूप में कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में, यानी कि वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और इसको बदलने का कार्य क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है। मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर ए है केशीय जल, बी है कैपिलरी वाटर, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। मृदा में पौधों को उपलब्ध जल, मृदा के अंदर जो पौधों की जड़ें होती हैं उन जड़ों के पास जो जल होता है वो पौधों को उपलब्ध होता है। तो वो कौन सा जल कहलाता है, उस जल का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केशीय जल, ऑप्शन नंबर बी है कैपिलरी वाटर, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको, मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है। मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर ए केशीय जल, बी है कैपिलरी वाटर, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है, मृदा में पौधों को उपलब्ध जल, केशीय जल, कैपिलरी वाटर, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मृदा में पौधों को उपलब्ध जल कौन सा होगा, मृदा में पौधों को उपलब्ध जल केशीय जल होगा। इसी केशीय जल को इंग्लिश में हम कैपिलरी वाटर के नाम से जानते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बार बार क्यों लाता हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चा पढ़ के जाता है वहाँ पर केशीय जल, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कैपिलरी वाटर, या बच्चा पढ़ के जाता है कैपिलरी वाटर, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है हिंदी में केशीय जल। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपको आता तो है लेकिन वहाँ पर आप गलत कर बैठते हो। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को एक या दो क्वेश्चन रोजाना आपके लिए लाता हूँ, ताकि आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी बहुत अच्छी हो सके, मॉडिफाई हो सके, उसमें सुधार हो सके। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि केशीय जल या कैपिलरी वाटर एक ही चीज होता है और मृदा में पौधों को उपलब्ध होने वाला जल ही केशीय जल या कैपिलरी वाटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, पर्णहरित का केंद्रीय तत्व। अब पर्णहरित, क्लोरोफिल और हरित लवक एक ही चीज है। पर्णहरित का केंद्रीय तत्व बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है नाइट्रोजन, सी है फास्फेट और डी है मैग्नीशियम। बताना है आपको, पर्णहरित का केंद्रीय तत्व है।
पर्णहरित का केंद्रीय तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है नाइट्रोजन, सी है फॉस्फेट और डी है मैग्नीशियम। क्या होगा इसका जवाब? पर्णहरित का केंद्रीय तत्व, पर्णहरित का केंद्रीय तत्व। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है नाइट्रोजन, सी है फॉस्फेट, डी है मैग्नीशियम। क्या होगा इसका जवाब? पर्णहरित का केंद्रीय तत्व, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट या मैग्नीशियम। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है मैग्नीशियम, बिल्कुल सही जवाब है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल या फिर हरित लवक का जो केंद्रीय तत्व होता है वो मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैग्नीशियम के बिना पर्णहरित क्लोरोफिल या फिर जो आपका हरित लवक होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं हो सकता। अब देखिए एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कि जब पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है हरिमानहीनता। यानी कि जब पौधों में पर्णहरित की कमी हो, पौधे के पर्णहरित वाले भाग में जब मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो उस समय पौधे पीला पड़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हरापन तो रहेगा नहीं, क्योंकि हरापन कौन उपलब्ध करवा रहा है? हरापन उपलब्ध करवा रहा है पर्णहरित। लेकिन पर्णहरित में जो मुख्य तत्व है मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम उसको प्राप्त होगा तभी तो वो हरापन उपलब्ध करवाएगा। लेकिन अब वो हरापन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। क्यों नहीं करवा पा रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है मिट्टी के अंदर या पौधे के अंदर। तो उस कंडीशन में पौधा हरे से पीला पड़ना चालू हो जाता है और उस रोग को हम क्लोरोसिस, इंग्लिश में क्लोरोसिस और हिंदी में हम हरिमानहीनता के नाम से जानते हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि हरिमानहीनता या क्लोरोसिस किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। और पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का वजन होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पूछा गया है पीयूष ग्रंथि का वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 0.4 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 0.2 ग्राम। अब जवाब देना है ए, बी, सी या डी। पीयूष ग्रंथि का वजन पूछा गया है, फिर बताऊंगा इसका आकार, फिर बताऊंगा इसकी स्थिति, फिर बताऊंगा कौन से हार्मोन निकलते हैं, सब कुछ बताऊंगा। जवाब दीजिए पीयूष ग्रंथि का वजन। देखिए पीयूष ग्रंथि का वजन का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 0.6 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मस्तिष्क में पाए जाने वाली, सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। चलो देखिए पीयूष ग्रंथि क्या होती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ये मटर के दाने के समान होती है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। इस पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं या इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन भी निकलते हैं। समझ में आ गया? वापस से सुन लीजिए, पीयूष ग्रंथि, इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर के मस्तिष्क वाले भाग में होती है, वहाँ पर ये मटर के दाने के समान होती है। इतने ही इसका वजन होता है, इसका आकार होता है। अगर वजन पूछ ले तो 0.6 ग्राम होता है। समझ में आ गया? इससे 3 हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 5 निकलते हैं लेकिन 3 बता रहा हूँ। एक वृद्धि हार्मोन होता है, एक वैसोप्रेसिन होता है और एक प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन को हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब आपसे जब सवाल पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, वो ये पूछेगा कि मस्तिष्क में पाए जाने वाली वह ग्रंथि जिसका आकार 0.6 ग्राम, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है और जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। तो उस ग्रंथि का नाम वो ऑप्शन में देगा आपको। पहला देगा पीयूष ग्रंथि, फिर दूसरा देगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर तीसरा देगा मास्टर ग्रंथि, फिर चौथा वो आपको देगा उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर आपको जवाब देना है उपरोक्त सभी। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका? इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, उसका जीवन काल बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 80 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा है 100 दिन और चौथा है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल बताना है आपको। रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल बताना है 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन या 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्यूलोज किसका बहुलक है? सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए है रोबिस्को, बी है ग्लूकोज, सी है काइटिन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताना है आपको सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है। सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? रोबिस्को, ग्लूकोज, काइटिन या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। रोबिस्को,
ग्लूकोज, काइटिन या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो सेल्यूलोज किसका बहुलक होगा? रुबिस्को का होगा, ग्लूकोज का होगा, काइटिन का होगा या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेल्यूलोज किसका बहुलक होगा? सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होगा। और जो सेल्यूलोज होता है वो एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे मिलकर ये बहुलक के रूप में सेल्यूलोज कहलाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है और ये एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। समझ में आ गया? अब ध्यान रखना, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है और ये एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक भी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, झिल्ली निर्माण कारखाना कहलाता है। झिल्ली निर्माण कारखाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, सी है केंद्रक, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी? पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसकी खोज का जो श्रेय है वो पोर्टर नामक साइंटिस्ट को 1945 में खोज करने पर इनको जाता है। समझ में आ गया? तो ईआर की खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 में की थी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो अब ये देखिए, झिल्ली निर्माण कारखाना का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला अंतःप्रद्रवी जालिका बिल्कुल सही जवाब है। झिल्ली निर्माण कारखाना किसको कहते हैं? झिल्ली निर्माण कारखाना अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। इस जालिका को सबसे पहले पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 के अंदर खोजा था। ध्यान रखना, इस जालिका को 1945 में पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हिकल, बी है थॉमसन, सी है मेयर और डी है रीटर। जवाब आपको देना है इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हिकल, बी थॉमसन, सी मेयर और डी रीटर। क्या होगा इसका जवाब? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हिकल ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, मेयर ने दिया था या रीटर नामक साइंटिस्ट ने दिया था? ए बी सी डी। क्या होगा इसका जवाब? देखिए, इकोलॉजी शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए इकोलॉजी शब्द किसने दिया था तो उसका जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर डी वाला रीटर। जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रीटर नामक साइंटिस्ट ने इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया था? रीटर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल के, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चा कहाँ पर कंफ्यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ध्यान से वापस से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनुष्य की आहार नाल होती है तो उस आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का अधिकांश लगभग 90% पाचन या डाइजेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है ग्रसनी और डी है गुदा। जवाब आपको देना है आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी या गुदा? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी या गुदा? ए बी सी डी। अब देखिए इसका जवाब जिसने दिया है छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब है। इसको देखिए इंग्लिश में हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छोटी का मतलब स्मॉल और आंत का मतलब इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? छोटी आंत वहाँ लिखा हुआ नहीं आए और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाए तो भी इसका जवाब सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन छोटी आंत की कभी कभी क्या पूछ ली जाती है? लंबाई। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर के समथिंग होती है। छोटी आंत की लंबाई पूछ ली जाए कि मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है तो उसका जवाब देना है आपको लगभग 7 मीटर के समथिंग। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की संपूर्ण आहार नाल की अगर लंबाई आपसे पूछ ले तो उसका जवाब आपको देना है 8 से 10 मीटर। यानी कि संपूर्ण आहार नाल की लंबाई तो 8 से 10 मीटर। और अगर सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत की पूछा जाता है तो उसका जवाब देना है 7 मीटर। समझ में आ गया? छोटी आंत दैट मीन्स
स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन मैंने कल आपको सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसका अग्रभाग क्या कहलाता है और उसका सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो अग्रभाग तो होता है मुख, जहाँ से हम खाना खाते हैं, और अंतिम भाग होता है गुदा, जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन में मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में केंद्रिका, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है हरित लवक। अब जवाब आपको देना है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, बिगेस्ट सेल ऑर्गन। जवाब देना है आपको कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, बिगेस्ट सेल ऑर्गन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन बच्चे अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं 3 वर्ड्स के अंदर। वो सोचते हैं केंद्रक जवाब दें या केंद्रिका जवाब दें, फिर वो सोचते हैं केंद्रक जवाब दें या माइटोकॉन्ड्रिया जवाब दें। तो इसका जो आंसर होगा वो एग्जिट आंसर होगा केंद्रक। समझ में आ गया। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका की जो कोशिका पर जो पूरा कंट्रोल होता है वो केंद्रक का होता है। किसका होता है, केंद्रक का होता है या न्यूक्लियस का होता है। पूरा का पूरा कंट्रोल कोशिका पर केंद्रक का होता है। और इसी केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है, उसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, जिसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियोलस के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्जीकाय का अन्य नाम है। गोल्जीकाय का अन्य नाम है। जवाब देना है आपको गोल्जीकाय का अन्य नाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है डेल्टन कॉम्प्लेक्स, बी है बेकर्स काय, सी है इडियोसोम और डी है डिक्टियोसोम। ए, बी, सी या डी। डेल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स काय, इडियोसोम, डिक्टियोसोम। गोल्जीकाय का अन्य नाम डेल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स काय, इडियोसोम और डिक्टियोसोम। क्या हो जाएगा इसका जवाब, ए, बी, सी, डी। अब देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है कि इसमें जो ऑप्शन था, जो चौथा वाला ऑप्शन आना था वो आना था उपरोक्त सभी, लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया, वो नहीं आया। अब देखिए जो ये चारों के चारों ऑप्शन है, चारों के चारों सही है। देखिए जो गोल्जीकाय होता है उसको हम डेल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बेकर्स काय के नाम से भी जानते हैं, उसको इडियोसोम के नाम से भी जानते हैं और उसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्जीकाय के बहुत सारे नाम हैं, आपको कुछ भी नाम दे सकता है वो आपको दे सकता है डेल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स काय, इडियोसोम, डिक्टियोसोम। ठीक है। इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी कहते हैं, डेल्टन कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसको इडियोसोम, बेकर्स काय और डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। तो ये गोल्जीकाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नाम बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से रिविजन करके देख लेना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलीय पादप नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है जलीय पादप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वुल्फिया, बी है कैपेरिस, सी है ओपनशिया, डी है आइकोर्निया। जवाब आपको देना है निम्न में से कौन सा जलीय पादप नहीं है। निम्न में से कौन सा जलीय पादप नहीं है, वुल्फिया, कैपेरिस, ओपनशिया या आइकोर्निया। ए, बी, सी, डी। जलीय पादप कौन सा जलीय पादप नहीं है, वुल्फिया, कैपेरिस, ओपनशिया या आइकोर्निया। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जलीय पादप कौन सा नहीं है, जलीय पादप वुल्फिया, कैपेरिस, ओपनशिया या आइकोर्निया। देखिए अब इसका जवाब जिसने दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला आइकोर्निया, बिल्कुल सही जवाब है। जलीय पादप कौन सा नहीं है, आइकोर्निया जलीय पादप नहीं है। आइकोर्निया जलीय पादप नहीं है। इसके अलावा जितने भी है वुल्फिया, कैपेरिस या ओपनशिया, ये सभी के सभी एक विशेष प्रकार के जलीय पादप होते हैं जो जल के अंदर ही उगते हैं। एक जलकुंभी भी होती है, एक हाइड्रा भी होता है। विशेष प्रकार हाइड्रा एक अलग चीज़ है, थोड़ा वो जलीय जीव हो जाता है, जलीय पादप नहीं होता है। तो एक विशेष प्रकार के जो जल के अंदर उगने वाले पौधे होते हैं वो जलीय पादप कहलाते हैं, जिसमें से ये आइकोर्निया जो है वो जलीय पादप नहीं है और वुल्फिया, कैपेरिस और ओपनशिया सभी के सभी जलीय पादप हैं। क्लियर है इतना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक शब्द कौन सी भाषा का है। क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक्स शब्द कौन सी भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। जवाब देना है जेनेटिक शब्द कौन सी भाषा का, लैटिन का है, ग्रीक का है, अंग्रेजी का है या फ्रेंच का है। जवाब देना है जेनेटिक शब्द कौन सी भाषा का है। जेनेटिक शब्द कौन सी भाषा का, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच।
अब देखिए जेनेटिक शब्द ABCD, जेनेटिक शब्द का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला ग्रीक, बिल्कुल सही जवाब है। जेनेटिक शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द है। जेनेटिक शब्द कौन सा? एक ग्रीक शब्द है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जेनेटिक शब्द किस शब्द से बना है, तो जेनेटिक्स जीन से बना है। जेनेटिक शब्द किससे बना है? जीन से बना है। और जेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और जीन भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ में आ गया आपको? तो जेनेटिक्स किससे बना है? जेनेटिक्स जीन से बना है। जेनेटिक्स किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोडोप्लास्ट किस रंग का वर्णक है? क्वेश्चन पूछा गया है रोडोप्लास्ट किस रंग का वर्णक है? ऑप्शन नंबर ए है भूरे रंग का, बी है पीले रंग का, सी है नीले रंग का और डी है लाल रंग का। ये विशेष प्रकार के जो वर्णक पिगमेंट या प्लास्टिड पाए जाते हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जिस कोशिका के अंदर होते हैं उसको या उससे संबंधित जो भी कोशिकांग होते हैं उनको रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो वर्णक क्या करते हैं? वर्णक उन पौधों को या उन कोशिकाओं को या उन जीवों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि रोडोप्लास्ट क्या करेगा? किस रंग का निर्माण करेगा या किस प्रकार का रंग उनको उपलब्ध करवाएगा या देगा? ऑप्शन नंबर ए है भूरे रंग का, बी है पीले रंग का, सी है नीले रंग का और डी है लाल रंग का। रोडोप्लास्ट किस रंग का वर्णक है? भूरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का या लाल रंग का? जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है बिल्कुल सही जवाब है। रोडोप्लास्ट क्या होता है? रोडोप्लास्ट एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जो लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। ये जिस भी कोशिका में होगा उस कोशिका से संबंधित जो भी जीव होगा उसको या उसमें लाल रंग प्रदान करने के लिए रोडोप्लास्ट का उपयोग होता है या रोडोप्लास्ट लाल रंग को प्रदान करता है। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन आपसे सिर्फ सिंपल वे में ही पूछा जाएगा पिगमेंट से रिलेटेड कि रोडोप्लास्ट किस प्रकार का रंग का वर्णक है, तो जवाब देना है लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा ATP क्या है? अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है ATP क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा उत्प्रेरक, बी है यौगिक, सी है उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको ATP क्या है? उत्प्रेरक, यौगिक, उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु या कोई नहीं। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? यौगिक है, उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु है या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ATP क्या है? उत्प्रेरक, यौगिक, उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु या फिर कोई नहीं। अब देखिए ATP का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु। ATP क्या होते हैं? उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है या लाइट रिएक्शन चलती है तो उस दौरान भी क्या होता है? ATP अणुओं का निर्माण होता है। ATP अणुओं के अंदर जो ऊर्जा होती है वो फास्फेट अणुओं के रूप में होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ATP में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में रहती है? तो फास्फेट अणु के रूप में रहती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए कहता हूँ ATP क्या है? मेन ऊर्जा, मेन पौधे की जो मेन ऊर्जा है, सोर्स है, वो क्या है? वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बन रहे हैं? ATP बन रहे हैं। तो इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे, बॉटनी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान रखना ATP क्या है? उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किन किन भागों से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किन किन भागों से होता है? अब देखिए क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं या जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको समझना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किन किन भागों से होता है? ऑप्शन नंबर ए है तना, बी है पत्तियां, सी है फूल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अब पौधों में किन किन भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है? किन किन भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है? A, B, C और D। तना, पत्तियां, फूल या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब? तना, पत्तियां, फूल या उपरोक्त सभी। अब देखिए जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है उसके लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक स्पेसिफिक जवाब देना है कि पौधे के जितने भी वायवीय भाग होते हैं वहाँ से क्या होता है? पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब पौधे के वायवीय भाग कौन से होंगे? पौधे की जड़ को छोड़कर, पौधे की जड़ को छोड़कर पौधे के जितने भी भाग होते हैं वो सारे के सारे पौधे के वायवीय भाग कहलाते हैं। वायवीय भाग का मतलब जो पौधे के वे भाग जो वायु के अंदर उपलब्ध हैं,
जड़ तो वायु के अंदर नहीं है, जड़ कहाँ पर है, आपकी जो जड़ होती है वो तो मिट्टी के अंदर होती है, वो वायु के संपर्क में तो रहती है, वहाँ पर गैसेस तो रहती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं रहती है, वो मिट्टी के संपर्क में रहती है, मिट्टी के अणुओं के बीच में जो वायु रहती है वो उनको उपलब्ध होती है। लेकिन इसके अलावा जो उसकी मिट्टी के ऊपर का जितना भी भाग होता है, दैट मीन्स मिट्टी के ऊपर का जितना भी भाग, दैट मीन्स क्या क्या हो गया, आपका तना हो गया, आपका पत्तियाँ हो गई, शाखाएँ हो गई, फल हो गया, फूल हो गया, जितने भी जो भाग होते हैं वो सभी के सभी वायवीय भाग होते हैं। और वहाँ पर जब तापमान बढ़ता है तो जल जो होता है वो वाष्प के रूप में उड़ता है और उसी को हम वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जल के अणुओं का या बूंदों का वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाना कहलाता है। क्लियर है इतना? ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन किन भाग से होगा, तने से भी हो जाएगा, पत्ती से भी हो जाएगा, फूल से भी हो जाएगा। तो डी वाला जवाब बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी पौधे के सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, जड़ से नहीं होता है। ध्यान रखना, जड़ से बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार मैंने आपको बताया था जड़ और तने के अंदर डिफरेंस बताया था, या उससे रिलेटेड आप ये भी समझ सकते हो कि उसके गुण बताए थे। जड़ क्या होता है, जड़ हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण की गति होती है उसके साथ साथ वृद्धि करता है, और तना जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका जो तना होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये उसके विपरीत काम करता है तना। ठीक है, और जो जड़ होती है वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण नीचे आ रहा है तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के साथ साथ ही क्या होगा, आपका जो जड़ होगी वो उसी के साथ साथ गति करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पीछे सॉल्व करवा चुका हूँ, जड़ों के गुण और तनों के गुण इस प्रकार के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पीछे देख सकते हो, हमारी बहुत सी बायोलॉजी की क्लासेस हमने लगाई है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। किसी पादप को नए स्थान पर उगाना कहलाता है, किसी पादप को नए स्थान पर उगाना कहलाता है। पादप स्थानांतरित, ऑप्शन नंबर ए है आपका, पादप स्थानांतरित, बी है पादप संगरोध, सी है पादप पुनर्स्थापन, और ऑप्शन नंबर डी है पादप प्रोटेक्शन। जवाब आपको देना है, किसी पादप को नए स्थान पर उगाना क्या कहलाता है, पादप स्थानांतरित, पादप संगरोध, पादप पुनर्स्थापन या पादप प्रोटेक्शन। अभी देखिए समझ, नए स्थान का मतलब क्या है, नए स्थान का मतलब ये है कि सपोज दैट किन्नो एक फल है, आप सब लोग जानते हो किन्नो एक फल है, उसका जो आविष्कार या उसका जो इन्वेंशन या उसका जो विकास हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था, और एच.बी. फ्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। ये एक मैन मेड फ्रूट कहलाता है, मैन मेड फ्रूट कहलाता है। स्ट्रॉबेरी भी मैन मेड फ्रूट है, और जो ट्रिटिकल है वो एक मैन मेड क्रॉप है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले उसको कहाँ पर उगाया गया, कैलिफोर्निया में उगाया गया, लेकिन इंडिया में तब तक ये पौधा नहीं था। अब वहाँ से इस पौधे को इंडिया में लाया, इंडिया में लाने के बाद में सबसे पहले इसको उगाया गया, तो उस तकनीक को हम ऑप्शन नंबर सी, जिसने जवाब दिया है पादप पुनर्स्थापन, उस नाम से जानेंगे। पादप पुनर्स्थापन का मतलब है कि उसको बिल्कुल एक पादप को नए स्थान पर उगाया, मतलब कैलिफोर्निया में तो उसको बनाया गया, लेकिन कैलिफोर्निया के बाद में सीधे उसको भारत लाया, भारत लाने के बाद में उसको उगाया। दैट मीन्स भारत के लिए उस पौधे के लिए वो जगह बिल्कुल नई थी, और नए स्थान पर पौधे को उगाना या किसी पादप को नए स्थान पर उगाना पादप पुनर्स्थापन तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, नए पौधे को किसी पौधे को नए स्थान पर उगाना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि पौधा वहाँ जो पौधा हम उगा रहे हैं वो नया विकसित किया गया हो। जैसे सपोज दैट पहले भारत के अंदर मूंगफली नहीं होती थी, पहले का मतलब बहुत पुराने समय में, क्योंकि मूंगफली का उद्भव केंद्र आप सब लोगों को पता है कि ब्राज़ील माना जाता है। तो जब ब्राज़ील से भारत में मूंगफली आई होगी तो उस समय वो पादप पुनर्स्थापन था, मतलब वो उस पादप के लिए बिल्कुल नया स्थान था, और उस तकनीक को उस समय हम पादप पुनर्स्थापन कह सकते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा डीप है मेरा समझाने का तरीका, लेकिन आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए बस। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे कहेंगे कि सर रिपीट है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है एंथोसाइनिन, बी है कैरोटीन, सी है बिलीरुबिन, और ऑप्शन नंबर डी है नेरोसिन। क्या होगा इसका जवाब, निम्न में से कौन सा वर्णक यकृत से संबंधित है, एंथोसाइनिन, कैरोटीन, बिलीरुबिन या नेरोसिन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला,
बिलीरुबिन बिल्कुल सही जवाब है। जो बिलीरुबिन होता है वो यकृत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। यकृत में पाया जाने वाला एक वर्णक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, वह क्रिया, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वह क्रिया जिसमें एक जाति के प्राणी अपनी ही जाति के प्राणियों को खा जाते हैं। समझ गए? एक जाति के प्राणी अपनी ही जाति के प्राणी को खा जाते हैं। अब इसको ध्यान से समझना है। जैसे आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा गया, एक शेर दूसरे शेर को खा गया, या एक चीता दूसरे चीते को खा गया। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ही जाति के प्राणी को खा रहे हैं। तो उस कंडीशन या उस अवस्था या उस अवस्था को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कैनाबेलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है स्वयंभक्षी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ए, बी, सी और डी, वह क्रिया जिसमें एक ही जाति के प्राणी अपने आप को या एक दूसरे को खाते हैं। ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका जवाब? कैनाबेलिज्म, स्वयंभक्षी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? कैनाबेलिज्म, स्वयंभक्षी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब देखिए क्या होगा, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला उनका सही है, और जिसने ए दिया है उनका भी सही है, और जिसने सी दिया है उनका भी सही है। अब ज़्यादा सही किसका है? जिसने सी वाला दिया है, बिल्कुल उनका जवाब ज़्यादा सही है, क्योंकि जो एक ही जाति के प्राणी एक दूसरों को खाते हैं तो उस कंडीशन को हम हिंदी में स्वयंभक्षी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम कैनाबेलिज्म के नाम से जानते हैं। अब इनमें से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैनाबेलिज्म का मतलब तो आपने बताया था एक बार कि कैनाबेलिज्म का मतलब तो ये होता है कि जब मुर्गियाँ आपस में चोंच मार के एक दूसरे को घायल कर लेती है तो उस कंडीशन को भी हम कैनाबेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, एक ही जाति के प्राणियों को खा लेना या एक ही जाति के प्राणियों को चोट पहुंचाना किस नाम से जाना जाता है? वो कैनाबेलिज्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? तो ध्यान रखना, कैनाबेलिज्म का मतलब क्या होगा? एक ही जातियों के प्राणियों को खा लेना या उनको चोट पहुंचाना। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है BCG वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन नंबर ए है टीबी, बी है चेचक, सी है एड्स और डी है हैजा। BCG वैक्सीन का टीका, BCG वैक्सीन का टीका कब देना चाहिए? जब किसी मनुष्य को टीबी हो जाए, चेचक हो जाए, एड्स हो जाए या फिर हैजा हो जाए। ए, बी, सी और डी। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। BCG वैक्सीन का टीका कब देते हैं? जब किसी मनुष्य को टीबी की समस्या उत्पन्न हो जाती है या टीबी रोग हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको ट्यूबरकुलोसिस का उस कंडीशन में उसको BCG वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। समझ में आ गया आपको? ये जो टीबी रोग है इसका जो बैक्टीरिया वो कौन सा है? कोरिनेबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो इसका रोग कारक होता है उसके द्वारा क्या होता है? ये टीबी रोग हो जाता है। तो ए इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है, हृदय में दो संकुचन और विमोचन के बीच का समय क्या कहलाता है? हृदय में दो संकुचन और विमोचन के बीच का समय। अब संकुचन और विमोचन दैट मीन्स आप सब लोगों को पता होगा कि संकुचन का मतलब, उस दिन मैंने जब आपको बताया था तो उस दिन मैंने आपको वीडियो नहीं बताई थी। उस दिन मैंने आपको नीचे वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हुई थी, मुझे हो रही थी लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं हुई, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको वो वीडियो शो हो रही होगी। देखो, आप देखो किस प्रकार से संकुचन हो रहा है और किस प्रकार से विमोचन हो रहा है। संकुचन का मतलब क्या है कि जो हृदय है वो सिकुड़ रहा है, और विमोचन का मतलब वो हृदय वापस से फैल रहा है। तो दो संकुचन और दो विमोचन के बीच का जो समय है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्डियक रेस, ऑप्शन नंबर बी है कार्डियक साइकिल, सी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है कार्डियक लूप। जवाब आपको देना है कार्डियक रेस, कार्डियक साइकिल, कार्डियोलॉजी या कार्डियक लूप। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जरूर से आएंगे। अब जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला दिया है कार्डियक साइकिल, बिल्कुल सही जवाब है। कार्डियक साइकिल में क्या होता है? जो हृदय होता है उसमें संकुचन होता है, फिर विमोचन होता है, फिर संकुचन होता है। तो दो संकुचन और दो विमोचन के बीच का जितना भी समय होता है, जितने भी सेकंड्स या मिली सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स होते हैं, वो समय कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। कार्डियक का मतलब जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें कार्डियक का मतलब हृदय होता है। समझ में आ गया आपको? अगर कार्डियोलॉजी पूछ ले तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय विज्ञान। समझ में आ गया? कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही टर्म है, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय विज्ञान। समझ में आ गया आपको? तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपके पास में
में वीडियो चल रही है, इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार संकुचन हो रहा है और किस प्रकार विमोचन हो रहा है। समझ में आ गया आपको? तो ये बिल्कुल आपको आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको वापस ऐड किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है जॉन मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है वाल्डेयर। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन मेंडल ने या फिर वाल्डेयर ने? अब देखिए वाल्डेयर नहीं है, वाल्डेयर है। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, गुणसूत्र को नाम दिया था वाल्डेयर ने, इसलिए ये वाल्डेयर नाम मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। जिसने इसका जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी। बाई मिस्टेक ये खोज हुई थी और आज ये पेनिसिलिन लगभग 7 से 8 प्रकार के जो विशेष घातक रोग होते हैं उनकी दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो पेनिसिलिन हमारे जीवन में, हमारे चिकित्सा विज्ञान में या मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बाद में आगे दिया गया है एडवर्ड जेनर, तो शायद इसका सवाल आगे नेक्स्ट दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। जो चेचक का टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये सवाल भी पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। समझ में आ गया? अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है। अगला सवाल है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बिल्कुल इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है कवक, बी है शैवाल, सी है जीवाणु और डी है वायरस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस? कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस? तो जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है। दूध का दही में परिवर्तन जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध को दही में स्थानांतरित कर देते हैं। कैसे करते हैं? जब हम दूध को गर्म करते हैं फिर उसको 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, उस दौरान उसके अंदर जामन मिलाया जाता है। उस जामन में आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है, जीवाणु होते हैं और वो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। उसी के द्वारा क्या होता है? दूध धीरे 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 दही में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगला सवाल, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बता चुका हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही है। कल सुबह जो हम पढ़ेंगे वो एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। सुबह ठीक 11:30 बजे एग्रोनॉमी की क्लास लगेगी और शाम को बायोलॉजी की क्लास लगेगी। अब थोड़ा आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है तो मैं थोड़ा सा और मेथड चेंज करने की कोशिश करूंगा। आपके इंपॉर्टेंट जो है उनको मैं थ्योरी वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थ्योरी वाइज आपको समझाया जाए या नहीं समझाया जाए ये आपको बताना है, और ये भी आपको बताना है कि सर जो आपकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है इसको चलने दीजिए और इसके अलावा बायोलॉजी की थ्योरी क्लास चालू कर दीजिए, तो वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। धन्यवाद।